गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने हमारा इंडेक्स नंबर जो चैप्टर था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका कोरिलेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग लिया है कोरिलेशन का। देखते हैं। While studying two variable at the same time, जब एक ही समय में एक साथ आप दो वेरिएबल को क्या करते हो, स्टडी करते हो, और if it is found that the change in one variable is corresponding change in other variable, और अगर ये पाया जाता है कि एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में भी क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना। इधर डायरेक्टली और इनवर्सली बोल दो या इनडायरेक्टली बोल दो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, देन द टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी कोरिलेटेड बोल दो या एसोसिएटेड बोल दो, एक ही बात है। वापस से समझते हैं। जब आप एक ही समय में एक साथ दो वेरिएबल्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और आप देखते हैं एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब वो चेंज कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन चेंज अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे वो जो वेरिएबल्स है दो वो क्या है, कोरिलेटेड है या फिर एसोसिएटेड है। अदरवाइज द टू वेरिएबल आर नोन टू बी डिसोसिएटेड, अनकोरिलेटेड, इंडिपेंडेंट। लेकिन एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा तो हम बोलेंगे वो कोरिलेटेड नहीं है, या फिर डिसोसिएटेड, अनकोरिलेटेड या इंडिपेंडेंट हम उनको बोल देंगे। वापस से देखते हैं। अगर एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे में चेंज हो रहा है तो वो कोरिलेटेड है, और अगर एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई चेंजेस नहीं है, तो वो अनकोरिलेटेड है। बस इतनी सी बात है। चलो हाँ, एक बात इसने बोली जो हमें समझनी है, जरूरी भी है क्या, कि वो डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनवर्स भी हो सकती है। इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मान लीजिए कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है ना, कलर चेंज ले लेते हैं। देखो मैंने बोला एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या फिर मैंने बोला एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ही जो केस हमारे हैं, ये कौन सा है, डायरेक्ट। ये कौन सा है आपका, डायरेक्ट। यहां पर इसने बोला था ना डायरेक्टली, यानी एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से वो चेंज कैसा हो रहा है, बढ़ने का। दूसरा वेरिएबल भी अगर बढ़ रहा है तो डायरेक्ट बोलेंगे। एक वेरिएबल के कम होने की वजह से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है तो भी डायरेक्ट ही बोलेंगे। सर कैसे पता चला, सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्ट। तो सर फिर इनडायरेक्ट कौन सा होगा, तो जैसे मैंने बोला एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज हो रहा है, या मैंने बोला एक वेरिएबल में डिक्रीज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनवर्स या इनडायरेक्ट। इसको बोलेंगे इनवर्स या इनडायरेक्ट। तो हमें समझ में आ गया सर क्या, कि कोरिलेशन क्या होता है, कि अगर दो वेरिएबल को जब हम स्टडी करते हैं और एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे में किसी भी प्रकार का चेंज हो, चाहे डायरेक्ट चाहे इनवर्स, तो वो आपस में कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड बोल दो, एसोसिएटेड बोल दो, एक ही बात है। लेकिन अगर चेंज नहीं है तो हम उन्हें डिसोसिएटेड, अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा मीनिंग था जो हमने समझ लिया। अब हमें डेफिनेशन भी लिखनी है, जो किसके लिए दी हुई है, आपके प्रोफेसर किंग ने। क्या, वापस से सेम बात ही बोलेगा। कोरिलेशन मीन दैट बिटवीन टू सीरीज। कोरिलेशन का मतलब है अगर दो सीरीज के बीच में या ग्रुप ऑफ डेटा के बीच में देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन, अगर उनके बीच में कोई कैजुअल कनेक्शन है तो वो कोरिलेटेड है, और अगर कैजुअल कनेक्शन नहीं है तो वो कोरिलेटेड नहीं है। तो ये हमने कोरिलेशन की मीनिंग और जो डेफिनेशन थी वो देख ली।
चलिए नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन एंड कॉजेशन देखते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन हमारी क्या हेल्प करता है कि जो दो आपके वेरिएबल है ना, उनमें क्या रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, लेकिन इट डज नॉट टेल अस अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन कोरिलेशन कभी भी हमें उसका पीछे का छुपा हुआ जो कॉज और इफेक्ट है वो नहीं बताता। भी कोरिलेशन ये तो बता देगा कि जो दो वेरिएबल है उनमें एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में चेंज हो रहा है ना, या एक के बढ़ने घटने की वजह से दूसरे में बढ़त हो रही है या घटत हो रही है, ये तो कोरिलेशन हमें बता देगा। लेकिन कोरिलेशन कभी भी उसके पीछे का कॉज इफेक्ट क्या था वो नहीं बताता। यानी कोरिलेशन कभी भी हमें कारण नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो बता देगा कि हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका जवाब कोरिलेशन के पास में नहीं है। कॉज कभी भी कोरिलेशन नहीं बताता। आगे देखते हैं। Even a high degree of correlation does not mean existence of cause and effect relationship। चाहे ही कितना ही हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो, दो वेरिएबल में चाहे कितना ही गहरा या भारी रिलेशनशिप हो, फिर भी जो कोरिलेशन है वो कारण नहीं बताएगा। बट ऑन द अदर हैंड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉजेशन ऑलवेज मीन कोरिलेशन। लेकिन हाँ, अगर दो चीजों के बीच में कारण है, एक की वजह से वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उनके बीच में कोरिलेशन तो माना ही माना जाएगा। चलिए और देखते हैं। कोरिलेशन इज वन ऑफ द, कोरिलेशन क्या है, मोस्ट वाइडली यूज, इसको बहुत बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, फिजिक्स में, जेनेटिक्स में, है ना, और हमारे इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, हर जगह जो कोरिलेशन है इसका यूज होता है। एस्टिमेशंस में भी जो कोरिलेशन है इसका यूज होता है। तो मोस्ट वाइडली यूज में आने वाला क्या है हमारा कोरिलेशन। लेकिन जो बहुत ज्यादा ऊंची चीज होती है उसके उतने ही ज्यादा कटाक्ष होते हैं, इसलिए क्या बोल दिया, ऑल्सो मोस्ट वाइडली एब्यूज्ड, है ना। इसको इतना ही ज्यादा क्या किया जाता है, एब्यूज किया जाता है कि कोरिलेशन ऐसा है, सही नहीं है, या जो भी है, लोग अपने अपने तर्क देते रहते हैं। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इवन विदाउट कॉजेशन। लेकिन ये बता देता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं, है ना, उनके बीच में कितना गहरा रिलेशन है, ये भी कोरिलेशन बिना कारण बताए हमें बता देता है। तो ये हमने देखा हमारा कोरिलेशन एंड कॉजेशन। मेन बात क्या निकल के सामने आई, यही सामने आई कि जो कोरिलेशन है वो हमें ये तो बता देता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, पर ये नहीं बताता कि उनके बीच का जो कारण है, कॉज है, वो क्या था। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। भाई अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट हुए थे, स्टैटिस्टिशियंस हुए थे, उन्होंने कोरिलेशन के बारे में, है ना, क्या थ्योरीज दी या कब उनको प्रोपाउंड किया वो हमें बताया है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोरिलेशन को प्रोपाउंड किया था। लेकिन उन्होंने सिर्फ लीनियर कोरिलेशन जो थ्योरी है वो दी थी। मेनली फर्स्ट प्रोपाउंड बाय, मेनली अच्छे से जब इन्होंने इसको बताया था, वो किसने बताया था, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे ब्रेविस, उन्होंने बताया था। अब सबसे मेन क्या, इन 1896 कार्ल पियर्सन प्रोपाउंडेड द मैथमेटिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यही हमारा प्रैक्टिकल जो होगा पोर्शन होगा, क्या कि जो कार्ल पियर्सन है उसका जो मैथमेटिकल मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का, वही हमें अच्छे से पढ़ना है। वो किसने दिया, मैथमेटिकल मेथड कार्ल पियर्सन ने दिया। कब दिया, 1896 में दिया। और जब कार्ल पियर्सन ने दे दिया, उसके बाद में जो ये गैल्टन थे और जो ये कार्ल पियर्सन थे, गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन डिस्कस मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और उसके बाद इन्होंने जो बायोलॉजी और जो जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी जो थ्योरीज थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको भी डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की मदद से इन्होंने जो बायोलॉजी और जेनेटिक्स की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, थ्योरीज थी, उनको भी सॉल्व कर दिए। और लास्ट में जो प्रोफेसर नील्स वेंगर थे, है ना, उन्होंने जो कोरिलेशन है उसका इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी एक्सप्लेन कर दिए। और उसके बाद में जो टिपेट थे, उन्होंने बताया द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज
टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रिडिक्शन। जो आप अनुमान लगाते हैं, जो आप प्रिडिक्शन लगाते हैं, है ना, उसकी अनिश्चितता है वो भी जो कोरिलेशन है उसकी मदद से क्या हो गई, कम हो गई। यानी हम जो अनुमान लगाते हैं वो क्या होते थे, पहले अनसर्टेन होते थे। तो जो अब कोरिलेशन है उससे जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो उसकी रेंज भी क्या होगी, कम होगी। किसकी मदद से होगी, कोरिलेशन की मदद से होगी। Thus, regression analysis जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं and ratio of variation principles in statistics are based on the method of correlation। तो जो regression analysis है और जो ratio of variation है, इसके प्रिंसिपल भी जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, हमारे correlation पे। तो इससे हमें ये पता चला जो correlation है वो है बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए, ये तो थ्योरी की बात थी, लेकिन देखो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हमारे हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। पहला पार्ट बोलता है, हमें ये बताएंगे कि कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, या कोरिलेशन है ही नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। सेकंड ये बताएगा कोरिलेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर वाले को कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। और थर्ड ये बताएगा कि जो कोरिलेशन है वो सिंपल है, मल्टीपल है, पार्शियल है। चलिए, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। साथ में ये भी जानेंगे कि कोरिलेशन नो कोरिलेशन कब होता है। पॉजिटिव देखते हैं, if change in two variable are in same direction whether increase or decrease then correlation is said to be positive। अगर मान लीजिए जो दो वेरिएबल्स है ना, वो अगर सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि एक अगर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है ना, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। वो कोरिलेशन कौन सा होगा, पॉजिटिव। या फिर मैंने बोला एक वेरिएबल के डिक्रीज होने की वजह से दूसरा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर डायरेक्शन सेम है ना, तो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। हमें यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना, हमें यहाँ पर क्या देखना है, डायरेक्शन चेक करनी है। अगर दो वेरिएबल्स की डायरेक्शन अगर सेम है ना, तो वो वेरिएबल कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव। सर प्लीज कुछ एग्जांपल्स दीजिए ना। हाँ, हम एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि आपके सीधे सीधे 2 मार्क्स से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको पॉजिटिव कोरिलेशन और जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसके दो एग्जांपल्स लिखने। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है वो आपको एग्जांपल ही दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसे इसने मान लो दे दिया हाइट एंड वेट, तो हमने देखा कि हाइट अगर बढ़ रही है तो वैसे वैसे वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। भी पहले आप बिल्कुल छोटे से थे तो वेट क्या था आपका, कम था। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका वेट बढ़ रहा है ना। तो एक वेरिएबल के बढ़ने की वजह से दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हाइट और वेट जो है ये आपके पॉजिटिव कोरिलेशन है। पहले तो ये देखना है कोरिलेशन तो है क्या, हाँ है। कौन सा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। चलो इल एंड रेनफॉल देखते हैं। भी जैसे जैसे बारिश ज्यादा होगी वैसे वैसे खेती भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तो इसलिए इनका भी रिलेशन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। और सबसे लास्ट में बोल दिया फादर सेज एंड सन सेज। भाई जैसे जैसे आपके फादर की एज बढ़ रही है वैसे वैसे सन की एज या डॉटर की एज भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव के बाद में नेक्स्ट है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। देखते हैं, इफ चेंज इन टू वेरिएबल आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। अब अपोजिट आपको समझ में ही आ गया होगा। जैसे मैंने बोला कि अगर एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, भाई इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना, तो कौन सा नेगेटिव। भाई हमें ये नहीं देखना इंक्रीज और डिक्रीज, हमें उनकी डायरेक्शन देखनी है। या फिर मैं बोलूं एक अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से दूसरा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए कौन सा हो गया आपका, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया।
सर हम इनके दो एग्जांपल लर्न कर ले क्या? हाँ अच्छे से कर लेना, और बाकी कैसा भी तरह का एग्जांपल आ जाए आप उसको अच्छे से रीड करना, समझना। आप बता दोगे कि सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। जैसे इसने बोला प्राइस एंड डिमांड, तो हमें पता है जैसे जैसे इकोनॉमिक्स हमने पढ़ ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में ही, और हमने डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर भी पढ़ा था, तो डिमांड वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है? कम होती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होती है डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। सर यहाँ पर जो डायरेक्शन हो रही है ना इन दोनों की वो अपोजिट हो रही है, इसलिए आपका प्राइस एंड डिमांड किसका एग्जांपल है? नेगेटिव कोरिलेशन का। हाँ सर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड है आपका प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर ऑफ क्लेम्स, एंड नंबर ऑफ क्लेम्स। मान लीजिए मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, है ना, तो मैं क्या सोचूंगी कि यार इस साल क्या हो, अगर बहुत ज्यादा कम एक्सीडेंट हो ना तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो अगर कम एक्सीडेंट होंगे, नंबर ऑफ क्लेम्स कम होंगे तो प्रॉफिट हाई होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्लेम्स बहुत ज्यादा होंगे तो मुझे लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन है नंबर ऑफ क्लेम्स और प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये भी आपका एग्जांपल है किसका? नेगेटिव कोरिलेशन का, नेगेटिव कोरिलेशन का। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं नो कोरिलेशन में। इफ देयर इज नो चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स में किसी भी तरह का चेंज है ही नहीं तो हम बोलेंगे नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। चलिए देखते हैं। इफ देयर इज नो चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से अगर दूसरे वेरिएबल में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी चेंज नहीं होता, है ना, देन कोरिलेशन इज सेड टू बी अनकोरिलेटेड। तो हम बोलेंगे वो क्या है आपका? अनकोरिलेटेड। सर दो और नाम पढ़े थे ना, अनकोरिलेटेड पढ़ा था, डिसोसिएटेड पढ़ा था, इंडिपेंडेंट पढ़ा था, कुछ भी बोल सकते हो, सभी का एक मतलब होता है क्या? कि कोई रिलेशन है ही नहीं। इसका एग्जांपल क्या है आपका? शू साइज एंड इंटेलिजेंस। भाई जैसे जैसे आपका जो शू है उसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भाई जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर इन दोनों चीज में कोई रिलेशन है ही नहीं, इन दोनों चीज में कोई रिलेशन नहीं, तो हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। टाइप्स में फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन। अब टाइप्स के सेकंड पार्ट पे हम आए हैं जो क्या है? लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होते हैं। अब लीनियर नॉन लीनियर समझते हैं, पर हमें ये ध्यान में रखना है इनके भी पार्ट्स हैं, लीनियर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और जो नॉन लीनियर है वो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं लीनियर क्या है। If the amount of change in one variable tends to be a constant ratio of change in the other variable, अगर मान लीजिए एक वेरिएबल में कुछ चेंज हो रहा है और उस चेंज होने की वजह से जितना भी चेंज हो रहा है वो तो कांस्टेंट हो ही रहे, और उसमें चेंज होने की वजह से जो दूसरा वेरिएबल है उसमें भी समान रूप से अगर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो हम मानेंगे कि जो कोरिलेशन है वो लीनियर है। अब हम समझेंगे इस एग्जांपल से ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये हमने ले लिया पिंक कलर। चलो अब जैसे मैंने बोला 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 का। और 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना? 3 का। 4 और 6 का डिफरेंस कितना? 2 का। 6 और 9 का भी डिफरेंस कितना? 3 का। 6 और 8 का डिफरेंस कितना? 2 का। 9 और 12 का भी डिफरेंस कितना? 3 का। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 2-2 का है, और यहां पर 2 के डिफरेंस होने की वजह से यहां का जो डिफरेंस है वो कैसा है? 3 का। यानी यहां जब 2 का डिफरेंस होता है यहां 3 का होता है, फिर यहां 2 का होता है, यहां 3 का होता है।
कांस्टेंट रूप से, क्योंकि 3 3 3 ऐसे डिफरेंस आते जा रहा है, कांस्टेंटली चल रहा है ना, समान रूप से चल रहा है ना, इसलिए हम इसको बोल देंगे कि ये कैसा है आपका, लीनियर है। ये कौन सा है आपका, लीनियर कोरिलेशन है, जब आपके एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में समान रूप से चेंज हो रहा है, अगर एक ही तरीके से अगर चेंज हो रहा है तो वो लीनियर कोरिलेशन मान लिया जाएगा। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? भाई देखो ये बढ़ रहा है ना कंटिन्यू, और इसके बढ़ने की वजह से समान रूप से बढ़ रहा है, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके इंक्रीज होने की वजह से ये भी इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन चेक करो कैसी है, सेम है, इसलिए ये कौन सा है, पॉजिटिव लीनियर है। ये कौन सा है, पॉजिटिव लीनियर है। एक और तरीका होता है क्या, ग्राफ बना लो। जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ बनाया हुआ है आपका, इसमें हमने देखा डॉट कर दिया और लाइन ड्रॉ कर दी, और हमने देखा कि जो आपकी लाइन हमने ड्रॉ की है ये अपवर्ड जा रही है, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट टू राइट है ना, या बॉटम टू टॉप हमने देखा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कौन सा है आपका, पॉजिटिव है ना, कोरिलेशन है। और पॉजिटिव में भी कौन सा है, लीनियर है। कौन सा, लीनियर। इसकी जब हमने बात की तो हमने देखा कि यहां पर कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, यहां पे भी 2 का, और यहां पे भी 2 का। और यहां पर चेंज होने की वजह से जो सामने चेंज हो रहा है वो भी कैसा, 3 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है। यहां पर चेंज होने की वजह से सामने चेंज हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। तो ये भी क्या बोला जाएगा, लीनियर है। लेकिन इसके बढ़ने की वजह से ये कम हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो कौन सा लीनियर हो गया, नेगेटिव लीनियर होगा। यहां पर सेम डायरेक्शन थी, पॉजिटिव लीनियर, और यहां पर आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव लीनियर माना जाएगा। पर है तो दोनों लीनियर ही। लीनियर क्यों है, तो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यही इसने बात बोली थी कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे में चेंज हो, वो भी कैसे हो, कांस्टेंट अगर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेशियो ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सर जब नॉन लीनियर कब माना जाएगा, जब चेंज तो होगा लेकिन कैसा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, डज नॉट बियर ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ चेंज, लेकिन सामने वाले में समान रेशियो से परिवर्तन नहीं हो रहा सॉरी, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर। चलो देखते हैं। जैसे इसने बोला इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, और इसमें कितने का हो रहा है, 4 का। इसमें कितने का हो रहा है, 2 का, लेकिन इसमें कितने का हो गया, फिर 8 का हो गया। इसमें कितने का हो गया, 2 का, फिर इसमें कितने का हो गया, 2 का। इसमें 2 का और इसमें कितने का, 8 का। तो पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 2 का, फिर 8 का। कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा। जब कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा होता तब हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है आपका, नॉन लीनियर बोल दो, कर्वी लीनियर बोल दो, एक ही बात है। यानी लीनियर नहीं है क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नॉन लीनियर माना जाए। लेकिन अब नॉन लीनियर भी कौन सा है, ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की वजह से ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए कौन सा, पॉजिटिव लेकिन नॉन लीनियर, पॉजिटिव लेकिन नॉन लीनियर। इसकी अगर हम बात करें, ये क्या हो रहा है आपका, 2 से बढ़ रहा है, ये आपका 2 से कम हो रहा है, ये 2 से बढ़ रहा है और ये आपका 5 से कम हो रहा है, ये 2 से बढ़ रहा है, ये आपका 6 से कम हो रहा है, ये 2 से बढ़ रहा है, ये आपका 5 से कम हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, उसकी वजह से सामने वाला घट रहा है, और लेकिन कांस्टेंट नहीं घट रहा, कांस्टेंट नहीं घट रहा, इसलिए क्या होगा, वो आपका नॉन लीनियर। और इसके बढ़ने की वजह से वो घट रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए नॉन लीनियर है। कौन सा, नेगेटिव नॉन लीनियर है, नेगेटिव नॉन लीनियर है। और ये हमने एक और क्या किया है, इसका ग्राफ बना लिया है ना। ग्राफ में पहले हमने 2 3 पे प्लॉट किए, ये x होता है आपका, ये y एक्सिस होता है, ग्राफ बना लिया।
और हमने उनकी डायरेक्शन देखी। तो इन दोनों ग्राफ में डायरेक्शन में और इन दोनों ग्राफ की डायरेक्शन में आपको फर्क नजर आ रहा होगा क्या, कि यहां पर बिल्कुल सीधी रेखा बनी है ना, स्ट्रेट लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है। तो लीनियर जब होगा तब हमेशा आप ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे डॉट्स को, तब आपकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। तो एक ये भी तरीका होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है ऑन ग्राफ तो वो कौन सा है आपका, लीनियर है। ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव। और जब आप ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करोगे, सीधी रेखा क्योंकि नहीं बन रही, ऐसे जिगजैग करके बन रही है, तो ये कौन सा है आपका, नॉन लीनियर है। लेकिन ये क्योंकि लेफ्ट से राइट है ना, बॉटम टू टॉप बढ़ रही है, पॉजिटिव नॉन लीनियर है। और ये कैसा हो गया आपका, नेगेटिव नॉन लीनियर हो गई। यही आपका आगे हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर यहां पे आ गया तो हमें उस मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ गया हमारा थर्ड। अभी तक हमने क्या किया, हमने देखा जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है उसके तीन तरह से हमें पढ़ना है। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन हमने पढ़ लिया। सेकंड हमने क्या देखा, लीनियर है या कर्वी लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप है आपका कि कोरिलेशन सिंपल है, पार्शियल है या मल्टीपल कोरिलेशन है, ये हमें पता करना है। सिंपल में क्या बोला, when only two variable are studied it is a case of simple correlation। जब दो ही वेरिएबल को आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, वो कौन सा होता है आपका, सिंपल कोरिलेशन, जिसमें एक होगा आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा होगा आपका डिपेंडेंट। एक्स है आपका जैसे इंडिपेंडेंट और वाई उस पर डिपेंड करता है, यानी एक्स के चेंज होने की वजह से वाई में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, है ना, ये हमें चेक करना है। तो एक्स क्या है आपका इंडिपेंडेंट और वाई क्या है आपका उस पे डिपेंडेंट। तो यहां पर दो ही वेरिएबल की जब आप स्टडी करोगे वो होगा आपका सिंपल। when more than two variables बोल दो, या मैं बोलूं when three or more variable are studied, जब तीन या उससे ज्यादा वेरिएबल के, दो से ज्यादा होने चाहिए, तो तीन और उससे कितने भी ज्यादा हो वो दो से ज्यादा ही है, इसलिए बोला जब दो की करोगे वो तो सिंपल हो गया, उससे जितने भी ज्यादा करोगे वो मल्टीपल हो गया। when three or more variable are studied simultaneously it is a case of multiple correlation। ठीक है, जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो वेरिएबल उस पर डिपेंडेंट है ना, जैसे मैंने बोल दिया बारिश अगर अच्छी हुई तो गेहूं, चना, मूंगफली, बाजरा, इन सब का मैं कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, बारिश से कर रहा हूं। अब रेनफॉल तो क्या हो गया मेरा, इंडिपेंडेंट हो गया, और मूंगफली, जौ, बाजरा, चना, चावल, ये सारे क्या हो गए मेरे, डिपेंडेंट हो गए, बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए। ऐसा अगर केस है वो कौन सा होगा आपका, मल्टीपल। वो कौन सा केस होगा आपका, मल्टीपल कोरिलेशन का होगा। तो सर फिर पार्शियल क्या चीज है, चलो देखते हैं। When more than two variable, यानी एक चीज तो समझ में आ गई, ये सिंपल वाला जो केस है ना वो तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो दो ही वेरिएबल्स थे। दो से अधिक वेरिएबल को जब आप स्टडी कर रहे हो, बट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, लेकिन उन दो से ज्यादा वेरिएबल का जो इन्फ्लुएंस है वो किसी तीसरे वेरिएबल का ही होगा, इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट, और जो इन्फ्लुएंस वेरिएबल है वो कांस्टेंट भी होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मान लीजिए दो से ज्यादा कितने, तीन है, एक कैसा है आपका फिक्स्ड वेरिएबल है जो कांस्टेंट रहेगा, और दो कैसे हैं आपके, या दो से अधिक कौन से हैं आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा अगर केस हुआ वो कौन सा होगा आपका, पार्शियल। वो कौन सा होगा आपका, पार्शियल कोरिलेशन। सर यहां पर क्या था, यहां पर एक तो होता है आपका इंडिपेंडेंट और बाकी सारे होते हैं आपके डिपेंडेंट। यहां पर एक तो होगा आपका फिक्स्ड वेरिएबल और बाकी सारे कैसे होंगे आपके, डिपेंडेंट। बस इतना ही फर्क है, यहां पर इंडिपेंडेंट होगा और यहां पर आपका फिक्स्ड वेरिएबल होगा। और ये सारे के जो सारे है ना, ये किस पे डिपेंडेंट होंगे, फिक्स्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होंगे। इतना हमें ध्यान में रखना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको स्टेबल से। सिंपल की बात की तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका वेट बढ़ रहा है, तो इसने दो ही वेरिएबल्स को लिया है, दो ही वेरिएबल्स को लिया है, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। मल्टीपल की बात करूं तो इसने एक इंडिपेंडेंट लिया है और दो डिपेंडेंट, दो से ज्यादा यानी टोटल तीन हो गए ना, वो डिपेंडेंट लिए हैं। जैसे इसने ली एज, और एज पे क्या, एज के साथ साथ क्या बढ़ रही है आपकी, हाइट भी बढ़ रही है और आपकी वेट भी बढ़ रही है। तो
तो ये क्योंकि 3 हो गए टोटल, 2 से ज्यादा हो गए, ये हो गया आपका मल्टीपल का। अब मल्टीपल और पार्शियल वैसे तो सेम ही होते हैं, बस ये डिफरेंस है यहां पर एज हमने कैसे ली थी 17, 18, 19, 20, 21, 22 है ना। यहां पर हमने एज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एज अब सब में क्या है आपकी 20 है। 20 एज को ध्यान में रखते हुए, एक फिक्स वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए, जब आप अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल्स की क्या कर रहे हो, जांच कर रहे हो, वो केस होगा आपका किसका, पार्शियल का। वो केस होगा आपका किसका, पार्शियल का। बस इतना ही होता है। इसमें इंडिपेंडेंट, बाकी सब डिपेंडेंट, इसमें एक फिक्स वेरिएबल, बाकी सारे डिपेंडेंट। अब यहां पर इंडिपेंडेंट में ये सारे डिपेंडेंट होंगे और यहां पर फिक्स वेरिएबल में ये सारे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब आपके थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, कोरिलेशन की मीनिंग बताइए, डेफिनेशन बताइए, या कोरिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उसकी हिस्ट्री बताइए, या फिर वो सीधा सीधा पूछ लेगा अच्छे मार्क्स में क्या कोरिलेशन के जितने भी टाइप्स हैं आप उनके बारे में बताइए। तो आप बता सकते हैं। तीनों पार्ट्स हमने कर लिए। पहले में हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में हमने देखा लीनियर और नॉन लीनियर, और थर्ड में हमने देखा सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है। थ्योरी भी अच्छे से लिख सकते हैं, चार्ट पार्ट्स बना के प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। अब एक चीज हमने देखी अभी तक हमने क्या देखी, कोरिलेशन की हमने अभी तक डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ा। सर कैसे, यानी अभी तक हमने ये सीखा कि जो कोरिलेशन है ना, वो पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो, और अपोजिट में जा रहा है तो नेगेटिव है। लेकिन कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, या फिर हम बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड, या फिर हम बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड। अभी तक हमने ये तो सीख लिया कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पर कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है या जीरो है, क्या उसकी वैल्यू है, वो हम सीखने जा रहे हैं। देखिए अब अगर जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट कोरिलेशन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 या फिर +1। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो कोरिलेशन है उसकी जो आपकी रेंज है, कोरिलेशन की जो रेंज है वो होती है आपकी -1 से लेके +1 के बीच में। अच्छा सर ये हमें समझ में आ गई बात, क्या कि जो कोरिलेशन है उसकी जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में होती है। सबसे कम क्या होती है, -1, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट, उसको बोलेंगे परफेक्ट। लेकिन क्योंकि माइनस में है तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव। सर सबसे बड़ी रेंज क्या होती है, वो होती है आपकी +1, क्योंकि प्लस में है इसलिए बोलेंगे इसको परफेक्ट पॉजिटिव। ये होगी आपकी परफेक्ट नेगेटिव, ये होगी आपकी परफेक्ट पॉजिटिव, ये होगा हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। अब -1 से लेके +1 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यू होगी, है ना। सेंटर में क्या होगी, 0 होगी। 0 कब होगी, जब कोरिलेशन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी 0 है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। -1 या +1 की और अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो परफेक्ट। अब इनके भी बीच में कुछ जो होगा, इनके भी बीच में जो कुछ होगा उनके बारे में आपको बता रखा है, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। चलो अब इसमें भी 3 कैटेगरी कर दी। अगर 0.75 चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे लेके 1 तक है तो वो हाई होगा, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन, नेगेटिव हाई कोरिलेशन। कैसे, 0.75 से 1 के बीच में होगा तब, प्लस में हुआ तो पॉजिटिव, माइनस में हुआ तो नेगेटिव। अगर 0.25 से 0.75 के बीच में है तो मॉडरेट, और अगर आपका 0 से 0.25 के बीच में है तो वो क्या होगा, वो लो माना जाएगा, वो लो माना जाएगा। सबसे पहले एब्सेंस कब होगा, 0 में, है ना। 0 से 0.25 तक क्या होगा, लो होगा, 0.25 से 0.75 मॉडरेट होगा, 0.75 से 1 तक हाई होगा, और परफेक्ट अगर 1 है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन माना जाएगा। अब अगर प्लस में है तो पॉजिटिव, माइनस में है तो नेगेटिव। सर और अच्छे से बताओ, तो चलिए ये टेबल देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा, +1, परफेक्ट नेगेटिव कब होगा, -1, है ना। ठीक है, उसके बाद हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, 0.75 से 1 के बीच में, -0.75 से -1 होगा तो वो होगा हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह से मॉडरेट होगा, लो होगा, और 0 होगा तो आपका एब्सेंस होगा।
इसको आपको अच्छे से लर्न करनी है जब, क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो मान लीजिए हमारा आया प्लस का 0.83, तो बताओ क्या होगा वो, प्लस का 0.83 आया है, प्लस का आया है यानी पॉजिटिव है, और इसमें आया है तो कोरिलेशन कैसा है आपका, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पहचानना होगा। तो हमने दो चीजें सीख ली, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं, या मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि परफेक्ट है, हाई है, मॉडरेट है, लो है या फिर एब्सेंस है। बस ये दो चीजें सीख ली तो यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कोरिलेशन के मेथड्स। कोरिलेशन के मेथड्स यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। तो सबसे पहले इसने बोला मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। दो मेथड्स होंगे आपके, एक नॉन मैथमेटिकल मेथड और दूसरे होंगे आपके मैथमेटिकल मेथड। नॉन मैथमेटिकल में देखते हैं क्या क्या है। दो चीजें आपको पढ़नी है, स्कैटर या फिर डॉट डायग्राम, जो अभी पीछे ही हमने देखे थे। एक है आपका ग्राफिक मेथड, एक है आपका ग्राफिक मेथड। ग्राफ बना के आपको जो डॉट्स हैं वो प्लॉट करने हैं, दोनों वेरिएबल्स के। तो नॉन मैथ्स में तो आपके हो गए स्कैटर और डॉट डायग्राम या फिर ग्राफिक मेथड। और मैथमेटिकल मेथड जो मेन प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारा, उसमें हो गए आपके फर्स्ट कार्ल पियर्सन, सेकंड होगा आपका स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और अदर मेथड्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, पर ये अदर में हमारे एक ही देर का है लिस्ट स्क्वायर मेथड जो हम देखेंगे।